हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। देखिए, अभी आपका एमपी बोर्ड स्टार्ट होने वाला है और जो आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा उसमें मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, आपके शॉर्ट आंसर की बात कर रहा हूँ। मैं किन की बात कर रहा हूँ? शॉर्ट आंसर। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट वाले शॉर्ट आंसर्स हैं, या ध्यान से सुनिएगा, सारे के सारे शॉर्ट आईएमपी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। आप अपने कॉपी को खोल लो, या आपने जहां पर भी नोट डाउन किया था क्वेश्चन आंसर उन्हें देख लो। मैं आपको सारे शॉर्ट आंसर्स विद कॉन्सेप्ट, विद जहां भी ट्रिक्स आ सकती है, जहां पे लगे कि मुझे कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए, आई विल हेल्प यू। ओके, तो देखो, इंग्लिश के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ 2025 का। मैं बोल सकता हूँ कि 70% से भी ज्यादा चांसेस है, ओके, कि आपको यही क्वेश्चंस वहां पर देखने मिल जाएंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई आप लोगों को? कि आपको 70% से भी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको यही क्वेश्चंस देखने एज इट इज मिलेंगे। तो देखिए, टेक्स्ट बुक के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर लिए हैं, सारे शॉर्ट आंसर्स मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक है। और सेक्शन डी में आपको ये देखने मिल जाएंगे। आपको पता है कि 10 मार्क्स का सवाल होता है, 10 मार्क्स का सवाल होता है क्वेश्चन आंसर बनाना। अगर आप अपने 10 नंबर गंवाने नहीं चाहते हो तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन रीड करना। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रैन? द वॉइस ऑफ द रेन वाले चैप्टर से उठाया गया है, ठीक है। इसका आंसर देखो, आप क्या लिख सकते हो? इफ इट डजंट रैन, होल वर्ल्ड विल बी ड्राइड। मैं आपको समझाते भी चल रहा हूं, आपको बस थोड़ा हिंदी में समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले आपको समझना है। दो बातें सुनो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आपको समझ लो बहुत आसान हो गया कि क्वेश्चन का आंसर देना। अगर मैं आपको बोलूं कि खाना कैसे खाते हैं, आपको प्रोसेस पता है तो आप तो बता दोगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है लेकिन आपको समझ में आया कि मैंने पूछा क्या है, तो आप बता दोगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में क्या कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रेन। अगर कोई भी, क्या होगा अगर से वर्षा नहीं होगी तो। ये चैप्टर था द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इफ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ जो भी टफ वर्ड आएंगे मैं लिखते चलूंगा। इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है ना। इफ डजंट रेन, होल वर्ल्ड विल बी ड्राइड। ड्राइड मतलब होता है सूख जाना। एक वर्ड आया है ड्राइड, ड्राइड का मतलब होता है सूख जाना, ठीक है ना। तो अगर बारिश नहीं होगी तो आपको भी पता है कि पूरी दुनिया सूख जाएगी, ठीक है। Our environment's ecosystem balance will become unbalanced। हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। जो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, जैसे मान के चलो बारिश हो रही, कंटिन्यूसली फसल लग रही, सब कुछ हो रहा है, ऐसा कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। बट सपोज दैट बारिश नहीं हो रही है, तो आपके पास में इस टाइप की कंडीशन आ जाएगी, जिगजैग वाली, ठीक है। तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ये कैसी कंडीशन है? बैलेंस्ड कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है? अनबैलेंस्ड कंडीशन है, अनबैलेंस्ड कंडीशन है। फार्मर विल बी सैड, फार्मर कैसे हो जाएंगे? सैड हो जाएंगे, ओके। बिकम पुअर, गरीब बन जाएंगे। एंड वी हैव फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिडक्शन। वाटर रिडक्शन का हम लोगों को प्रॉब्लम क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा, मतलब कि सामना करना पड़ेगा उससे। गॉट इट? इसका आंसर क्लियर हुआ कि बारिश नहीं होगी तो क्या क्या हो सकता है। 11th क्लास में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, समझ लो इस बात को। और ये आपके 10 मार्क्स कवर करके जाएगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 70% 100ली चांसेस बना के बैठे हो कि आपको यही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, what took the shape of shower in the sky? Okay, what took the shape of showers in the sky? जब शावर होता है तो उसका शेप क्या होता है? जब बारिश होती है एक प्रकार से, जब बारिश की बूंदें आती हैं तो उसका शेप क्या होता है, ये बोलना चाह रहा है एक प्रकार से, ठीक है, शावर्स का। तो इन द पोयम, ये कहाँ का क्वेश्चन है? पोयम का क्वेश्चन है, ठीक है। द वॉइस ऑफ द रोइन, ओके, यही नेम था इस लेसन का, द वॉइस ऑफ द रेन, ओके। देखिए, तो आप बता सकते हैं एक आंसर को लिखने का सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है कि आप पहले उसको बता दो कि वो किस लेसन से लिया गया है, या वो पोयम का है या प्रोस का है। तो आपने बताया ये पोयम का क्वेश्चन है, आपने बता दिया।
देन आप बता रहे हो द वॉइस ऑफ द रोन, रेन जो है इसका टाइटल था, इसकी हेडिंग थी। ओके, द रेन टेक्स द शेप ऑफ शावर्स इन द स्काई। ओके, हमने वही क्वेश्चन वाली बात बताया। ओके, द रेन एज personified, okay, rises in the form of vapor from the earth। आप सभी को पता है कि ये क्या है, एक तालाब है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से मैं बोलता हूँ समुद्र है, ठीक। समुद्र में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, सभी को पता होगा। समुद्र के अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। यही पानी क्या होता है, वेपराइज्ड होता है। यही पानी क्या होता है, यहाँ पर कहीं पर सन है मान के चलिए, ठीक है। सन की रेज आएगी, ये क्या होगा, वेपराइज्ड होगा पानी, ठीक है। वाटर वेपराइज्ड होगा और यहाँ पे बादल में जाएगा और यहीं से फिर क्या होगी, वर्षा हो जाएगी, यहीं से बारिश हो जाएगी। पानी वेपराइज्ड होकर के ऊपर जाएगा, देन वो गर्म और ठंडे बादल टकराएंगे, फिर बारिश हो जाएगी। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, बट आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए। तो राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से ही क्या होता है। और ये जो समुद्र है कहाँ पर है, अर्थ में है भाई, ये कहाँ पर है, अर्थ में है। तो अर्थ में आपका क्या है, समुद्र है। तो समुद्र से पानी वेपर बन के ऊपर गया स्काई में, तो यही बोल रहे हैं गैदर्स इन द स्काई एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू द सावर। ओके, तो पृथ्वी से पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, देन स्काई में जाने के बाद में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया सावर्स में, ठीक है। आपने शावर देखा होगा, आपके घर पे भी लगा हुआ होता है, उसमें भी बूंद बूंद करके पानी आता है, सेम वर्षा की बारिश की तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। 2024 में आया हुआ है, so इसके भी चांसेस बनते हैं आने के। अकॉर्डिंग टू द पोएम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ये नाम है इसका, क्या ये पोएम है। एज अ पर्सन ग्रोज अप ही बिकम्स अ नेशनलिस्ट, एनालिस्ट एंड हिपोक्राइट। ओके, अ पर्सन ग्रोज अप ही बिकम, एक पर्सन ग्रो कब करता है, ग्रो यानी कि ऊंचाइयों पर जाना, या फिर मान के चलो ग्रोथ मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो एक पर्सन वृद्धि कब करता है, आप बताओ। बिकम यानी बनना होता है। हम्म? एक इंसान अच्छा पर्सन या अमीर कैसे बनता है, एक प्रकार से अमीर ही बोल दो आप उसको, कैसे बनता है भाई, नेशनलिस्ट एनालिस्ट होता है, हिपोक्राइट होता है। ओके, ही एक्सेप्ट्स नथिंग दैट इज लॉजिकल। ओके, वो एक्सेप्ट करता है कि कुछ भी लॉजिकल नहीं है। ही लॉसेस फेथ इन गॉड। ओके, वो जब भगवान के ऊपर से विश्वास खो देता है, ही डज नॉट बिलीव इन हेल और हेवन। वो स्वर्ग और नरक में क्या करता है, फर्क नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है। ओके, हेवन मतलब क्या होता है, हेवन मतलब होता है आपका स्वर्ग, क्या होता है, स्वर्ग होता है, ठीक है। हेल मतलब क्या होता है, नरक होता है, क्या होता है, नरक होता है। तो वो जब स्वर्ग नरक में बिलीव नहीं करता है, तब वो क्या करता है, ही बिकम्स वेरी कॉन्सियस ऑफ हिज सेल्फ। वो खुद के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सियस हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू फॉलो हिज ओन डिजायर एंड आइडियाज। वो खुद के आइडियाज को फॉलो करता है, वो खुद के, उसके एक प्रकार से बोलते हैं उसको सो सनक आई है, जो उसके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है उसके ऊपर काम करने लग जाता है, ठीक है। ही बिकम्स एजिस्ट, ही बिकम हाइपोक्रिटिकल एंड इन हिज बिहेवियर, यहाँ पे आर कर लेना। ही डज नॉट ऑलवेज मीन दैट वॉट ही सेज। वो समझ नहीं पाता उसने क्या बोला है, वो काम करते ही जाता है। ही टॉक्स ऑफ लव, प्रोसेस ऑफ द लव, बट इज नॉट सो लविंग इन हिज एक्शन। इन शॉर्ट ही loses ऑल द इनोसेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड। ओके, तो वो सब कुछ खो चुका होता है, इनोसेंट चीजें जो उन्होंने बचपन में किया था। तो एक इंसान ग्रोथ कब करता है, जब उसके दिमाग में जो चीज आ रही है वो खुद करने लगे। दो बातें बताता हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, आप लिख लेना। कब एक इंसान अच्छा बनता है या कब इंसान ग्रोथ करता है, तो सुनो। जब वो स्वर्ग नरक में फर्क ना करे, स्वर्ग नरक में फर्क ना करे या बिलीव ना करे। दूसरी कंडीशन हमने देखा, वो जब लॉस, ओके, लॉसेस फेथ ऑफ गॉड। ओके, फेथ ऑफ गॉड, जब भगवान के ऊपर से भरोसा उड़ जाए, ठीक है। और खुद के मन की हो जाए, या फिर आप बोल सकते हो सेल्फ डिपेंडेंट। क्या बोल सकते हो आप, सेल्फ डिपेंडेंट। क्या
सेल्फ डिपेंडेड, जब एक व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तब वो ग्रोथ करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल। ये कौन से लेसन का है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। आपके इसमें लेसन है ना कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके, व्हाई वाज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वाज एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल। ग्रैंड मदर दुखी क्यों हो गई जब ऑथर को इंग्लिश स्कूल में भेजा गया? अब यहाँ पर देखिए वॉज आया है और एडमिटेड आया है, ये एक्चुअली वॉइस का सेंटेंस है। अब आपको ये ग्रामर अगर समझ नहीं आई डोंट वरी, बस आप समझ लो कि वॉइस का सेंटेंस है जहां पे ऑथर को इंग्लिश स्कूल में एडमिट किया जा रहा है। तो ग्रैंड मदर क्या है? दुखी हो गई है। ग्रैंड मदर क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। क्यों हुई है भाई? देखो, आपने अगर स्टोरी सुना होगा तो आपको याद होगा, बता सकते हो? देखो, द ऑथर्स ग्रैंड मदर was disturbed when he started going to the school. Okay. जो ग्रैंडमदर थी ना वो दुखी हो गई जब उसने स्कूल जाना शुरू किया। बिकॉज इन द सिटी स्कूल ही लर्नड इंग्लिश वर्ड्स एंड वेस्टर्न साइंस। क्योंकि वो जो सिटी का स्कूल था ना वहां उनने इंग्लिश सीखा, वहां उनने क्या किया? इंग्लिश सीखा। ओके, और वेस्टर्न साइंस सीखा। एंड लर्निंग इन द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उनने क्या सीखा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीखा। शी was distressed that they were not taught about God and the scriptures. ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल भी लिखोगे तो करेक्ट है। उसकी दादी दुखी क्यों थी? देखो भाई, उसकी दादी इसलिए दुखी थी क्योंकि उसको ना सब साइंस पढ़ाया जा रहा था, उसको इंग्लिश सिखाई जा रही थी, साइंस पढ़ाई जा रही थी, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया जा रहा था, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे थे, बट उसको ना गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था। गॉड के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे वो लोग। ओके, स्पिरिचुअल के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे वहां पर, इसलिए उसकी दादी दुखी थी। ठीक है, ऑथर की दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कौन सा पर्सन था? अब जब कभी भी ये हु का क्वेश्चन आता है और अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जब कभी भी हु का क्वेश्चन आता है और आपको अगर शॉर्ट आंसर देना है, यहां पर हु को हटा के सिर्फ पर्सन नेम बता देते हैं, पर्सन नेम बता देते हैं, आपका आंसर हो जाता है खत्म। ठीक है, चलिए देखो। देयर वर थ्री पीपल इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में तीन पीपल थे। ओके, पोएटेस मदर हु वॉज 12 ईयर ओल्ड। पहला पर्सन कौन था भाई? पहला पर्सन था उसकी मदर। ओके, अभी देखो दूसरा पर्सन भी मिलेगा। When the picture was taken, her two cousins, okay, cousins थे, उसके क्या थे? cousins थे, on the either side of the mother। okay, देखो एक पिक्चर है, समझ लो ये पिक्चर है, ध्यान से समझो, ये पिक्चर है, यहाँ पर ग्रैंड मदर है, यहाँ पे कौन है? ग्रैंड मदर है, इसके बगल में इसके कजिन है ऑथर के। ठीक है, ये दो कजिन हो गए। ठीक, यहाँ पे 1 2 3, बीच में ग्रैंड मदर है यानी कि दादी माँ है और आजू बाजू उनके कजिन है, तो थर्ड नंबर पे भी कौन है? कजिन ही है। ओके, थर्ड पे भी कौन है? कजिन है। क्लियर? द कजिन्स डॉली एंड बेटी। देखो इसका नाम है, मान के चलिए डॉली, इसका नाम है बेटी। ओके, नाम भी बड़े गजब है। और ये है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। ठीक, तीन लोग हो गए। वर होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द पोएटेस मदर। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि ग्रैंड मदर ने क्या है? दोनों तरफ हाथ पकड़ा हुआ है। द फोटोग्राफ वॉज टेकन बाय द पोएटेस मदर अंकल। ओके, देखो क्या खतरनाक बात है। और ये जो फोटोग्राफ लिया है ये किसने लिया है? पोएटेस के मदर के अंकल ने लिया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ। सो देर आर थ्री पर्सन्स इन द फोटोग्राफ। वन, तो आप बता सकते हो फर्स्ट वन इज पोएटेस मदर एंड बोथ साइड ऑफ द मदर इज देयर कजिन। उसके क्या है? कजिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है व्हाई डज द लेबनम ट्री बिकम येलो इन द सितंबर। ओके, लेबनम ट्री जो है वो सितंबर में येलो क्यों हो जाता है बोल रहा है। और ये कहाँ का चैप्टर है भाई? द लेबनम टॉप, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो बोल रहा है ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री है हमारे पास में, ये जो ट्री है, ये जो सितंबर का मंथ आता है यहाँ पर येलो क्यों हो जा रहा है, यहाँ पर येलो क्यों हो जा रहा है। देखिए, इन द मंथ ऑफ द सितंबर द लैब्रेनम ट्री अपीयर्स येलो इन द कलर ड्यू टू का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। आप आंसर ऐसे खुद से बना लोगे। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। क्या होता है? के कारण। क्यों हो जाता है समझो अभी। ड्राइंग अप ऑफ लीव्स, जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं। तो ऐसी जो पत्तियां है ना, ये क्या हो रही हैं? सूख जा रही हैं। तो जब पत्तियां सूख जा रही हैं, इसी कारण से उनमें स्टोमेटा के थ्रू जो है वो फूड नहीं बन पा रहा है। और जब खाना पीना नहीं मिलता है पेड़ को, तो उसकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं? येलो हो जाती हैं, ड्राई होने लगती हैं। और वो पूरा पेड़ कैसा हो जाता है? सूखने के माफिक दिखने लगता है, तो ब्राइट येलो हो जाता है। ओके, सनलाइट के कारण, ये रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर्स टू इन द पोयम। ये चैप्टर कहाँ का है? अ फोटोग्राफ का है, 2023 में ये आया हुआ है। ठीक है, ये 2023 में आया हुआ है। और इसका आंसर हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू द फ्रेम ऑन विच द फोटोग्राफ इज पेस्टेड। ओके, ये बोला था कार्डबोर्ड रेफर टू इन द पोयम। तो कार्डबोर्ड क्या रेफर करता है? तो इट रेफर्स टू द फ्रेम ऑन विच द फोटोग्राफ इज पेस्टेड। तो जो कार्डबोर्ड है ना, पेपर बोर्ड बोलना चाहिए, तो वो फोटोग्राफ उस पर लटका हुआ है। ये कार्डबोर्ड है, इस पे फोटोग्राफ ऐसे लटका हुआ है, समझ लो। ठीक है। हु वॉज द नॉर्बू? हु वॉज द नॉर्बू? कौन था भाई नार्बू? 2023 में आया हुआ है। अभी मैंने आपको दो बातें बताया था कि हु का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे पर्सन के बारे में बताते हैं। ओके, पर्सन बोल दो या फिर आप लोग सब्जेक्ट बोल दो। इसके बारे में बताया जाता है। हु वॉज द नॉर्बू? तो देखिए नॉर्बू कौन था अभी बताता हूँ मैं आपको। ही वॉज अ टेबेटन। ओके, टेबेटन था। ओके, लाइक द ऑथर, ऑथर के जैसे था। वॉज देयर टू डो कोरा। ही वर्कड इन द बिजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंस न्यू इंग्लिश। ओके, तो देखो ऑथर कौन था? तिब्बतन था। कौन था? तिब्बतन था। ओके, ऑथर जैसे ही था। और ये कहाँ काम करता था? बीजिंग में काम करता था। ओके, काम कहाँ करता था? बीजिंग में करता था। बात समझ में आ रही होगी आपको कि काम ये बीजिंग में करता था। और ये था कौन भाई? ये था तिब्बतन था। ये कौन था? तिब्बती पर्सन था ये। क्लियर? तो ये तिब्बती था और काम बीजिंग में करता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? वेयर वॉज खान साहिब गोइंग? हाउ डिड ही इंटेंड टू रीच देयर? यहाँ पर दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। दो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आ रहा है वेयर से, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है हाउ से। ये हो गया आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है वेयर वॉज खान साहिब गोइंग। वेयर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, कहाँ। और इसका जब हम आंसर बताते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं? प्लेस के बारे में बताते हैं। क्लियर? और हाउ के आंसर में क्या बताते हैं हम लोग? प्रोसेस बताते हैं। और हाउ का मीनिंग क्या होता है? कैसे होता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खान साहब जो थे वो कहाँ जा रहे थे। दूसरे क्वेश्चन में बोला कैसे उन्होंने इंटेंड किया वहां पहुंचने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं, बनाते हैं आंसर। कहाँ जा रहे थे भाई खान साहब? देखो यार, कहाँ जा रहे थे पता करो। कहाँ जा रहे थे ये जा रहे थे पेशावर। कहाँ जा रहे थे? पेशावर जा रहे थे। ठीक। आफ्टर द ट्रेन रिच्ड, जब ट्रेन पहुंची तो विक्टोरिया टर्मिनस, ओके, he would take the frontier mail out of central the same night। उसी रात वो लोग कहाँ गए? फ्रंटियर मेल गए आउट ऑफ सेंट्रल के, सेंट्रल के बाहर गए। कहाँ? फेंट्रियल मेल मॉल, मॉल हो सकता है ये। ठीक है ना?
ठीक, देखिए बात समझ में आई। तो वेक्टोरियल टर्मिनस में गए ये, वहां पहुंचने के बाद जब ट्रेन पहुंची तो, और ये कहाँ जा रहे थे, पेशावर जा रहे थे। वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपको वन बाय वन ही पूछेगा, या तो ये फर्स्ट वाला पूछ लेगा या तो फिर ये सेकंड वाला पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है when did the poet lose his childhood, how did he feel? देखिए, when did the poet lose his childhood, पोएट ने अपना बचपन कहाँ गवाया, हाउ डिड ही फील, उसने क्या फील किया। देखिए, पोएट लॉस हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, बचपन, क्या होता है, बचपन। गाना सुना है ना, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रे, सुना है ना। हाउ डिड ही फील, उसने कैसा महसूस किया, उनने कैसा महसूस किया। डिड मतलब होता है कुछ किया, ठीक है। उसने अपना बचपन गवा दिया, कब गवाया, व्हेन, कब, कब गवाया उनने अपना बचपन, और जब बचपन गवा दिया तो उसने क्या फील किया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसका आंसर आप नहीं दे सकते क्या, आप खुद राइटर हो समझो, आप खुद एक पोएट हो, खुद आप राइटर हो, पोएट हो आप, आपने अपना बचपन गवा दिया, आपने भरी बचपन में गुल्ली डंडा खेला, आपने अपना पूरा बचपन गवा दिया, पढ़ाई नहीं किया। अब आपको लग रहा है यार काश मैं पढ़ लेता, तो पता है वो बगल वाली स्वीटी आज राजा से सेट नहीं होती, वो भी मुझे बात करती। मेरी दोस्त नहीं है आज, वो महिला मित्र नहीं बनी आज वो मेरी। तो समझ में आया कि भाई साहब, अब मुझे बताओ कि जब आप, क्या, जब आप अपना बचपन गवा दोगे तो आप क्या महसूस करोगे, सैड महसूस करोगे, कुछ अच्छा फील नहीं करोगे। बस वही बात है। When the poet crossed the age of the 11 year, 11 साल की एज जब उसने पार कर ली, he realized that he had lost his childhood, उसने रियलाइज किया, उन्हें महसूस किया। रियलाइज करना मतलब क्या होता है, महसूस करना एक प्रकार से। उन्हें महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट का मतलब होता है कि he had lost his childhood and had developed a mind of his own, उसने खुद का माइंड क्या कर लिया, डेवलप्ड कर लिया है। he also found out the non existence of hell and heaven, ओके, वो बाहर आ चुका है स्वर्ग और नरक से, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कहाँ, मैंने अभी आपको बताया था, हेल मतलब होता है नर्क, क्या होता है नर्क, और हेवन मतलब क्या होता है, स्वर्ग। तो वो स्वर्ग नर्क में एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्टेंस नहीं रखता है वो, ठीक है। तो यही उन्हें फील किया। नेक्स्ट देखो, हाउ डिस्क्राइब द ऑथर ग्रैंड मदर, डिस्क्राइब करो ऑथर की ग्रैंड मदर को। वो पता है ग्रैंड मदर है तो वुमेन होगी, ठीक है, आपको पता था जब आपने स्टोरी पढ़ा था, तो वो बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ जीती थी, वो अपने बच्चे से, अपना जो उनका जो बच्चे का बच्चा था, तो उससे बहुत प्रेम करती थी, और जब उसको स्कूल में साइंस पढ़ाई जा रही थी तो उसको मज़ा नहीं आ रहा था, ग्रैंड मदर को वो मायूस हो रही थी कि यार मेरे बच्चे को भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा था, इसलिए उसकी दादी क्या हो गई थी, दुखी हो गई थी, इंग्लिश स्कूल में जब भेजे थे उसको तो। लेकिन आपकी मम्मा दुखी नहीं होगी, धड़ल्ले से पिटाई देगी और खुश हो जाएगी, मेरा बच्चा इंग्लिश सीख रहा है। चलो देखो, ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज एन ओल्ड वुमन, हमको ही पता है भाई वो बूढ़ी औरत थी। शी लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ, वो लाइफ को बहुत पीसफुल मतलब होता है शांति, शांति पूर्वक, वो बहुत शांतिपूर्वक अपना जीवन जीती थी। शी ऑलवेज यूज टू रिसाइट द बिट्स, वो बिट्स को रिसाइट करती थी, यानी कि पाठ करती थी, कुछ भी चीजों का भगवान का जाप करती थी। शी वॉज अ वेरी केयरफुल ग्रैंड मदर, केयरफुल मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, वो बहुत ज्यादा केयरफुल थी, देख रेख करने वाली ग्रैंड मदर थी। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन स्पिरिचुअल एंड गॉड, जब भी मैंने आपको बताया कि दादी माँ भगवान में बहुत विश्वास रखती थी, गॉड, गॉड एंड स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्शन रखती थी दादी माँ, ओके। तो ऐसी उसकी एक्टिविटीज थी, तो आप बता सकते हो कि दादी माँ बहुत अच्छी वुमेन थी। आप अपनी दादी के बारे में क्या लिखोगे, आप तो कुछ लिख ही नहीं सकते यार।
आप क्या लिखोगे? मेरी दादी माँ बहुत खराब है, पैसे ही नहीं देती। लेकिन ये दादी माँ अच्छी थी, भगवान में विश्वास करती थी। बेटा, जाने के पहले अपने बड़ों के पैर छुओ, आप अच्छे से पढ़ाई करो, यही बताती थी दादी माँ। हर किसी की दादी माँ बहुत अच्छी होती है, बट मेरी दादी माँ तो बहुत पहले ही भगवान को प्यारी हो चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। व्हाट इज द इंजन ऑफ द मशीन, व्हाट इज इट्स फ्यूल। अरे यार क्या क्वेश्चन है, बताओ। बच्चों वाला क्वेश्चन सबको पता है, हर कोई गाड़ी चलाना जानता है, हर कोई गाड़ी देखा है, हर कोई कार में बैठा है, सभी को पता है कि इंजन क्या होता है, मशीन का इंजन क्या होता है, और सबको पता है कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल मतलब होता है जो उसमें डालते हैं हम, फ्यूल जिससे गाड़ी चलती है। हम्म, अरे पेट्रोल डीजल, वही तो है फ्यूल, पेट्रोल डीजल। हम्म, यही है फ्यूल। ठीक है। सुनो अभी। इंजन ऑफ मशीन, मशीन का इंजन क्या होता है? जिससे मशीन चलती है। हाँ, बात तो सही है। जिससे मशीन चलती है। व्हाट इज द इट्स फ्यूल, इसका फ्यूल क्या है? फ्यूल क्या है? पेट्रोल डीजल डालो चल जाती है सर। अब देखो, आपकी स्टोरी भी है, वहां से मैंने उठाया क्वेश्चन। इंजन रेफर्स टू चिक्स इन द नेस्ट व्हेन गोल्ड फिन्स फीड देम फ्यूल, द इंजन स्टार्ट्स वर्किंग एंड नेचुरली द मशीन टू। आप सीधे बता देना कि इंजन रेफर्स टू चिक्स इन द नेस्ट, तो वो नेस्ट में क्या करता है? चिक्स को रिप्रेजेंट करता है, रेफर्स करता है। वर्किंग करता है नेचुरली, इंजन क्या करता है? मशीन का वर्किंग करता है, करता है वर्किंग करता है, और ऑपरेट करता है मशीन को। ओके, मशीन को ऑपरेट करना मतलब चलाता है उसको। ठीक है। सो ट्रीज इज द मशीन। एक ट्रीज क्या है? एक प्रकार से मशीन है आपका। इंसान की बॉडी क्या है? एक प्रकार से मशीन है। हमारा जो पेट है वो क्या है? इंजन है, जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, वर्क होता है, काम करते हैं, यही चीजें हैं। यही सब इंग्लिश में बताना है जो हिंदी में बोल रहा हूँ। इनसाइड द बेबी चिक्स इन द नेस्ट। ओके। मॉस्किटोज कहाँ से आ गया? मच्छर आ रहा है हमारे पास, देखो। तो बेबी चिक्स इन द नेस्ट, ये पता है क्या हो रहा है? एक पेड़ है भाई, और पेड़ के जीवन के ऊपर बताया जा रहा है। ठीक है। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। हम्म ठीक। द इंजन एंड द फूड दैम इज द फ्यूल। ओके, देखो जो भी खाना है ना बेबी चिक्स का, तो वही उसका क्या है? फ्यूल है। आप समझो, हम कुछ भी खाते हैं तो हमसे उससे एनर्जी मिलती है, वैसे ही चिक्स जो भी खाएगा उसको उससे एनर्जी मिलेगी, तो वही उसका क्या हो जाएगा? फ्यूल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग। ओहो, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, जरा मटक के चलना डार्लिंग। द ऑथर सडनली डिसायर्ड टू सी द स्टोर्ड स्टॉप। उन्होंने स्टोर्ड स्टॉप देखा एट मिस्टर डॉर्लिंग हाउस। कबाड़ देखा उन्होंने, स्टफ देखा, जो कचरा होता है ना वो। तो ऑथर सडनली डिजायर टू सी, वो देख करके एकदम इच्छा हुई कि मिस्टर डॉर्लिंग के घर पे उन्होंने देखा स्टफ वगैरह जमा था। बिकॉज द नरेटर, पड़ोसी था, मिस्टर्स एसएस डॉटर अंडरस्टूड, समझ गई। क्या समझ गई एसएस डॉटर? सी वॉज एट द राइट प्लेस, वो अभी सही प्लेस पर थी। वेयर सी कैन फाइंड हर मदर बिलोंगिंग्स, वहां पे वो अपनी मम्मा को ढूंढ सकती थी। सी ushered the narrator in and told her to sit and wait here for Mr. उन्होंने आंसर्ड किया नरेटर को और कहा कि आप बैठिए और वेट करिए मिस्टर्स का, मिस्टर डोरलिंग का वेट करिए। नाम भी बड़े खतरनाक है। आपके इधर ना अगर कोई बच्चा बच्चा पैदा हो रहा है, अगर आपसे कोई नाम वाम पूछे तो बता देना ये सब नाम। आप ना डॉर्लिंग नाम रख लो, आप क्या नाम रख लो? डॉर्लिंग नाम रख लो। ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर। ठीक है। देखिए क्या है बात। द बॉय रिटर्न द हॉर्स टू बॉय, हॉर्स है हाउस है, ये व्हाइट हाउस होगा यार, ये व्हाइट हॉर्स। रिटर्न द बॉय रिटर्न द व्हाइट हाउस बिकॉज दे आर ब्रिक्ड। ये देख लेना आप लोग, वहां पे हाउस होगा ये। ठीक है ना। ये हाउस होगा, हॉर्स नहीं है। ठीक है। ये हॉर्स नहीं है, हाउस आएगा। ठीक है। He returned the White House to the boy, not because they were
fed but because their conscience pricked them. ओके उनके कॉन्शियंस ने क्या कर दिया था, उनको प्रिक्ट कर दिया था, इसलिए वो व्हाइट हाउस में रिटर्न नहीं आया लड़का। ठीक है, ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स। अब आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा बच्चा है जो ये नहीं पता कि भाई सीड्स के ऊपर अगर पानी जाता है, ये देखो ये सीड है, ठीक है, ये सीड है यानी एक बीज है, ठीक है, बीज के ऊपर मैं यहाँ पर बारिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बारिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताओ बीज होगा क्या, बीज ग्रोथ करेगा, बीज क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ऐसे बीज में ऐसे रूट्स निकल के आएंगी और ये ग्रोथ करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्रोथ करने लग जाएगा। तो बीज क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, सभी बच्चे को पता ही है। तो बस वही बात बताओ, क्या बोल रहे हैं, when rain water falls on the seeds they germinated। germinated मतलब होता है उस पे अंकुरन आना, क्या होता है, अंकुरन आना, अंकुरन आना, एंड ग्रो द प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, बनेगा, क्या बनेगा, इससे न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है ना, इससे क्या होगा, न्यू प्लांट बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, why did the king order to build as arch। किंग ऑर्डर टू बिल्ड एन आर्च, ओके, किंग ने आर्च बिल्ड करने का क्यों ऑर्डर दिया, वाई, वाई का मीनिंग होता है क्यों, भाई क्यों दिया, आपको स्टोरी याद है, नहीं होगी, भूल गए होंगे आप लोग। देखो, द किंग ऑर्डर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट एज आर्च बिकॉज द आर्च वॉज अ सिंबल ऑफ विक्टोरी। देखो ये क्या था, सिंबल था हमारे पास में, ये क्या था, सिंबल था किसका, विक्टोरी का। ओके, आपने गेम वगैरह खेला होगा तो वहां विक्टोरी होती, विक्टोरी मतलब जीत। ओके, तो जीत का क्या था, सिंबल था। और ट्रम्प, ही वांटेड द पीपल टू सी द आर्च, अंडरस्टैंड अबाउट द किंगडम। ओके, वो क्या था, लोगों को लोगों को देखना चाहता था, क्या आर्च में देखना चाहता था कि वो किंगडम है, ठीक है ना, यानी कि उसने पूरा जीत चुका है, ऐसा वो फील करना चाहता था, वो प्राउड था, ठीक है। तो उन्हें आर्च बनाने क्यों बोला, क्योंकि भाई वो प्राउड था, क्या था, वो प्राउड था। बस इतना आंसर लिख देना, खत्म काम। ओके, ही ऑर्डर्ड दैट द कंस्ट्रक्टेड एट द एंट्रेंस ऑफ द सिटी। ओके, बीच में बनाने का सोचा, एंड हुएवर, जो कोई भी, हुएर का मतलब क्या है, जो कोई भी, जो कोई भी वहां आएगा ना, हु कम्स कैन सी बिफोर एंटरिंग। तो जो कोई भी शहर के अंदर घुसेगा तो सबसे पहले वो वही देखेगा जो विक्टोरी का सिंबल है, आर्च, इसलिए उन्होंने आर्च बनाने बोला था। अरे आप भी बनाते हो ना, अगर आप कोई चीज जीत के आ रहे हो तो आपको ट्रॉफी मिलती है, तो सेम चीज वही है। चलिए, तो आज ये सारे क्वेश्चन खत्म कर दें या इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊं मैं, भूख लग गई होगी आप लोगों को, वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। चलिए, तो आज यहीं तक रखते हैं, मैं आपके लिए और एक वीडियो लेकर के आऊंगा इसके आगे। तो उस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देख सकते हो आप, मैंने सारे बना लिए हैं, बट इनका मैंने कोशिश किया है कि बहुत शॉर्ट आंसर आपको दूं, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। आप मेरे जितने भी आंसर देखोगे तो उसमें कोई भी हार्ड वर्ड का मैंने यूज नहीं किया है, और जितना आंसर छोटा हो सकता है मैंने उतना छोटा करने की कोशिश किया है। अब देखो, कोई क्वेश्चन अगर 5 नंबर का आता है तो वहां 4 से 5 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा ना, वही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या था, पार्ट 1 था, याद रखना मेरी बात, ये क्या था हमारे पास में, पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद एक आएगा हमारे पास में पार्ट 2, ठीक है, क्या आएगा, पार्ट 2। बात समझ में आ रही है, ये था हमारे पास में पार्ट 1, अब लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2। ये दोनों पार्ट्स में पूरे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे, और ये सारे के सारे ही आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस हैं, मिस नहीं करना। 11th क्लास में आपको यहीं से सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए क्वेश्चन आंसर से, तो आप इन्हें याद कर लेना, आपको 4 से 5 क्वेश्चन तो देखने ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, अगर छोटे क्वेश्चन आएंगे तो 10 मार्क्स, और अगर यहाँ से एक आधी बड़ा क्वेश्चन फंसा तो आपको सीधे सीधे वहां से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी टोटली आपको यहाँ से 15 मार्क्स का जुगाड़ है। तो आपको पता है 15 मार्क्स में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो आपका 3% ऐसे ही बढ़ता है, आप इतना सा याद कर लोगे तो आपके 3% बढ़ जाएंगे। अगर सपोज करो आपके 67% बन रहे हैं तो सीधे सीधे आप 70% पे पहुंच जाओगे, ठीक है।
तो ये वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, और अब तक अगर वो रेड वाला बटन दिख रहा है आपको नीचे, उसको अगर प्रेस नहीं किया तो कर दो। फिर मिलता हूँ मैं आपको इसके सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।